सर, मैंने देखा कि आप क्लास लगाई जा रही है। काफी जो कांस्टेबल्स हैं उनके हाथ में लैपटॉप भी हैं, मोबाइल्स भी हैं, पूरे एकदम गैजेट से युक्त है। क्या रीजन है क्लास लगाने का? देखिए, वर्तमान में पुलिस के सामने नई नई चुनौतियां आ रही है और नई चुनौतियों के अंदर से एक साइबर क्राइम और टेक्नोलॉजिकल क्राइम बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके अलावा भी पारंपरिक पुलिसिंग में भी कुछ बिंदु हैं जो कि नए भर्ती से जो कांस्टेबल आए हैं तो कुछ उनसे छूट रहे हैं। तो उनको फुलफिल करने के लिए एसपी साहब के द्वारा हमारे को क्राइमेटिक में निर्देश दिए गए थे कि जिसको भी जितनी भी जानकारी है उसको अच्छे तरीके से सभी कांस्टेबलों में सर्कुलेट किया जाए और खुद भी अपडेट रहें और कांस्टेबलों को भी अपडेट करें। तो साइबर क्राइम के बारे में और टेक्नोलॉजिकल क्राइम के बारे में मैंने ये प्रस्ताव सभी कांस्टेबलों के सामने रखा और हमारे साथी जो एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर, उनके सामने रखा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी रुचि दर्शाई और हमारे आईजी साहब, एसपी साहब की मंशा के अनुसार उन्होंने काफ़ी रुचि दिखाते हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मामला है, मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास है, उन्होंने रुचि दिखाते हुए मेरे से पूछ के और पर्सनल अपने लैपटॉप अपने स्तर पे ले लिए। और कुछ तो बेहद रुचिवान है तो उन्होंने जो बिल्कुल वो सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट होते हैं उन्होंने वो भी अपने स्तर पे परचेज कर लिए, जो बहुत खुशी की बात है। ये ऐसा करना उनका काम के प्रति रुचि दर्शाता है। तो हम उस दिशा में बढ़ते हुए अब इनको साइबर क्राइम से निपटने के लिए विशेष क्लास दी जा रही है। हम सुबह 7 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक, उस टाइम पुलिस का काम वर्कलोड कुछ कम रहता है, उसके बाद में पुलिस क्या है कि रूटीन के कामों में बिजी हो जाती है। तो इसलिए स्वरुचि के हिसाब से हम लोगों ने ये 3 घंटे का समय नियत किया है और हमने तय किया है कि तकरीबन हम 1 महीने में हमारे नवलगढ़ में जो पदस्थापित अधिकारी कर्मचारी हैं उनको हम टेक्नोलॉजिकली अपडेट करेंगे और उनके कहीं पे भी जानकारी में, पारंपरिक पुलिसिंग में या किसी एक्ट में, आईपीसी सीआरपीसी में भी कहीं पे कोई भी कमी है तो हम उस कमी को पूर्ति करेंगे और उनको बिल्कुल अप टू डेट और लेटेस्ट पुलिस के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में कदम मिला के चलने वाली पुलिस के रूप में स्थापित करेंगे। जो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे एक अनुकरणीय उदाहरण रहेगा। कोई भी व्यक्ति उसका अनुकरण करना चाहेगा तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी पुलिसिंग जनता को मिलेगी और हम लोग बेहतर से बेहतर सर्विस जनता को प्रोवाइड करवा पाएंगे, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी की और हमारे विभाग के जो मुखिया हैं उनकी मंशा है। उस प्रकार से आज के समय में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और सबसे पहले जनता को जो समस्याएं आती है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में जनता उसकी रिपोर्ट कहाँ करे उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद में एज ए पुलिसमैन हम लोग उनके साथ में किस प्रकार से बिहेव करें, उनसे क्या व्यवहार करना है और उनके पैसे को किस प्रकार से हम बचाने में हेल्प कर सकते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। हम लोग जब पुलिस थाने पे ड्यूटी के दौरान रहते हैं तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आता है तो वो थाने के संतरी से टच होता है। इस सहमत हो आप लोग इस बात से? सबसे पहले वो आदमी आता है, थाने के संतरी से मिलता है, वो कहता है साहब मेरे पैसे निकल गए या मेरे साथ में फ्रॉड हो गया या XYZ हो गया। तो ऐसे मामले को बड़ी संवेदनशीलता से लेते हुए और आपको जो भी जानकारी है उसका एप्लीकेशन उसके ऊपर करना है, उसको किसी भी प्रकार से टालमटोल नहीं करें और नहीं करें। इसमें सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले तो उसके पैसों को अविलंब रोका जाए। जो पैसा उसका ड्रेन हो गया, ड्रेन का मतलब है बह गया, उसके खाते में से निकल गया, उस पैसे को रोकने की तो एक प्रक्रिया है और जो पैसा जा चुका उसको लाने की अलग प्रक्रिया है। समझ रहे? पैसे को रोकने की प्रक्रिया में 10% जोर आता है और पैसे को लाने की प्रक्रिया में 90% जोर आता है। पैसे को रोकने की प्रक्रिया से 90% लाभ मिलता है, 10% मेहनत से लाभ 90% मिलता है और पैसे को वापस लाने में बहुत जोर आता है और पैसा मुश्किल से वापस आ पाता है। कारण यह है कि साइबर क्राइम जो है वो क्या डाइवर्सिफाइड है, किसी एक थाना क्षेत्र में होने वाला क्राइम नहीं है, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में होता है और हमारे को पुलिस को प्रैक्टिकली आने में, जाने में, कन्वेंस में बड़ी समस्याएं आती है। तो पैसे को जो जा चुका उसको वापस लाने के अंदर बहुत बड़ी समस्या आती है। आप मुलजिम गिरफ्तार करने के, एक मुलजिम आपका झारखंड बैठा होता है, एक मद्रास बैठा होता है, एक कलकत्ता बैठा होता है, तो वो प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, उससे रिकवरी आसान नहीं है। जबकि आप यदि उसको हमारे से टच होने के साथ में तुरंत 2-3 ईमेल कर दोगे, वह आपके लिए महज सीखने के बाद में 5 मिनट का प्रोसेस है, जो 24 घंटों में यदि हो जाए तो उसका आप पूरा पैसा परिवादी का वापस दिला सकते हो। पूरा भी नहीं तो 50% से ज्यादा पैसा वापस दिला सकते हो। इसको आप इस प्रकार से समझें
कि जब हम पानी को एक पाइप में डालते हैं तो पानी को जहां से हम पाइप में एंटर कराते हैं तो उस पाइप से जब तक वो दूसरी जगह तक पानी निकल कर गिर नहीं जाए जमीन पर, जब तक वो पानी सेफ रहता है कि नहीं रहता? वो पानी सेफ रहता है। यदि दूसरे सिरे पे अपन वापस गिलास लगा दे तो उस पानी को जितना डाला था उतना वापस भरा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो पैसा परिवादी का जाता है वो उस पाइप में होता हुआ जाता है, उसको बोलते हैं पाइपलाइन ही बोलते हैं उसको। पाइपलाइन विभिन्न चैनलों के माध्यम से, ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से जाता है। तो जब तक वो ऑनलाइन चैनलों के पास से रन कर रहा है पैसा और जब तक निकल नहीं जावे, नगद कैश विड्रॉ नहीं हो जाए या उससे कोई खरीदारी नहीं हो जाए, जब तक वो उस पाइपलाइन उन चैनल्स के पास में रहता है। यदि आपने समय रहते परिवादी की एप्लीकेशन की सुनवाई कर ली, उस पर कार्रवाई की, तो वो पूरा का पूरा पैसा ऐसे ही वापस निकाला जा सकता है जैसे इधर से पानी डालने के बाद दूसरे साइड में एक बाल्टी लगा के उस पाइप का पूरा पानी निकाला जा सकता है और लेके उस बाल्टी को भर के वापस परिवादी को लौटाई जा सकती है। परंतु समय का अभाव, पानी एक बार पाइप में एंट्री कर गया तो पानी रुकता नहीं है, पानी अपनी गति से चलता है, टाइम निश्चित है। उस टाइम में आपने कार्रवाई कर दी तो पैसा रुकेगा, अन्यथा दूसरी साइड से पैसा विड्रॉ होने के बाद में आपके रिकवरी के चांस 10% रह जाते हैं। तो जनता को लाभ हम जो 10% आते ही कार्रवाई करेंगे उससे मिलेगी या मुकदमा दर्ज करने के बाद मिलेगी, इसका उत्तर दीजिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे से टच होने के बाद में कोई भी व्यक्ति जो है उसको हम रेस्पॉन्स कैसा देते हैं और कितनी जल्दी उसका हम मेल डाल देते हैं, कितनी जल्दी उसके चैनल से कम्युनिकेट कर लेते हैं, ये ऑलवेज महत्वपूर्ण। दूसरी बात, ये आपके समझ में आ गई क्लियर? दूसरी बात आप एक बात मेरी ये समझो, किसी भी अपराध का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आज की तारीख में साइबर क्राइम बढ़ रहा है। साइबर क्राइम बढ़ने का कारण समझो आप। साइबर क्राइम बढ़ने का कारण यह है कि टेक्नोलॉजी की और लोगों की जो इस्तेमाल कर रहे हैं बैंकों को और मोबाइलों को, उसकी टेक्नोलॉजी की समझ बूझ में कमी। ये मोबाइल मैंने खरीदा, मुझे इसके बारे में सारे सॉफ्टवेयर्स का, इस मोबाइल की टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। उसके बिना मेरे को इस मोबाइल को खरीदने का कोई अधिकार नहीं। यदि मैं इसकी टेक्नोलॉजी को नहीं जानता हूं तो प्रॉब्लम आएगी मेरे को भविष्य में और मैं साइबर क्राइम का शिकार हो सकता हूं। यदि मुझे टेक्नोलॉजी का पता नहीं तो मुझे सिंपल मोबाइल खरीद लेना चाहिए। नंबर 2 बात, एक तो मोबाइल से क्राइम होता है। अच्छा, जैसे मैं व्हाट्सएप फेसबुक यूज करता हूं, अब मुझे व्हाट्सएप के फेसबुक के सिक्योरिटी फीचर्स पता नहीं है। मुझे यह पता नहीं है कि मेरी जो कोई चीज को कोई चुरा लेगा तो मेरे को रिपोर्ट कहां करना है। यदि मुझे यह पता नहीं है कि मैं इसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं डालूंगा तो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट या ईमेल अकाउंट हैक हो जाएगा, तो मुझे इस मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यदि मुझे इस मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो मेरे को ये सभी बेसिक फीचर जानने चाहिए कि मैं मेरी सुरक्षा को कैसे करूं। जैसे वास्तविक दुनिया है, हम लोग वास्तविक दुनिया में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ये तो वास्तविक दुनिया है। और इसी प्रकार से सोशल नेटवर्किंग साइट की और इनकी वर्चुअल दुनिया है, काल्पनिक दुनिया, जिसमें सब लोग अलग अलग नाम, जैसे मैंने मेरा नाम मोनू रख लिया तो आप लोग अन्य किसी नाम से हैं तो आप लोग मेरे को मोनू नाम से पहचानेंगे, वो एक काल्पनिक दुनिया है। तो कभी भी ध्यान रखिए, वास्तविक दुनिया की जो जानकारी है वो यदि काल्पनिक दुनिया में हम अपलोड करते हैं, जैसे मेरा बर्थडे, मेरा कार का नंबर, मेरे बच्चे की फोटो, मेरी मिसेज की फोटो, मेरे परिवारजनों की फोटो, उनके बर्थडे, तो इससे मैं कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज कर देता हूं। आज जो जानकारी आपको दी जाएगी, मैं आपको आज की जानकारी में सिखाऊंगा कि किस प्रकार से साइबर क्राइम आपको रिपोर्ट होता है। तो सबसे पहले आपको दौड़ के उसकी कार्रवाई करनी। हमेशा आप ध्यान रखना, पैसा यदि कहीं से जाता है, पैसा यदि कहीं से जाता है तो कहीं से तो जाता है तो कहीं पे पहुंचता भी है। और कभी भी वो बिना अकाउंट नंबर के, बिना यूपीआई आईडी के कभी भी किसी के पास नहीं जाता, या तो किसी बैंक खाते में जमा होगा। तो क्या हम उस बैंक खाते का पता लगा सकते हैं? नंबर 1 बात। नंबर 2, किसी यूपीआई आईडी के माध्यम से जाएगा, क्या यूपीआई आईडी से बैंक खाते का नंबर पता लगाया जा सकता है? यस, उस बैंक से बात करनी पड़ेगी। नंबर 3, किसी का पैसा उस बैंक अकाउंट में पड़ा है, लेने वाले के बैंक अकाउंट में पड़ा है, निकला नहीं है, तो उस खाते को फ्रीज कराया जा सकता है? इसका जवाब है यस। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को बेस लाइन जो हमारी कॉन्स्टेबलरी है,
इसको अभी ये नहीं पता कि बैंक को कौन आदेश देगा, किस माध्यम से आदेश देना है, बैंक से क्या जानकारी लेनी है, क्या देनी है, किस एड्रेस पे मेल करना है, नहीं करना। इसमें अलग अलग सेगमेंट है। एक तो बैंकों से हमारे को कम्युनिकेशन करना होता है, एक होता है बीच के चैनल। बीच के चैनल कौन से हो गए, जैसे आप लोग दैनिक इस्तेमाल करते हो पेटीएम, फोन पे, ऑक्सीजन पे, एयरटेल का वॉलेट, रिलायंस का वॉलेट, रिलायंस पे, जियो पे। तो ये सब चीजें वो है, ये लोग बीच में हमारे को सुविधा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है। ये हमारे को सर्विस प्रोवाइड कराती है कि आप हमारे को पैसे दो, हम अगले को तुरंत पहुंचा देंगे। तो ये पैसे देने वाले की भी जानकारी रखती है और पैसे प्राप्त करने वाले की भी जानकारी रखती है। तो हम यदि सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत करें, यदि हम सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत करें तो हमारे को इस एंड की जानकारी भी मिलती है और दूसरे एंड की भी जानकारी मिलती है। जिधर से पैसा डाला गया उसकी भी पूरी डिटेल्स मिलती है और जिधर पैसा प्राप्त हुआ उसकी भी पूरी डिटेल्स हमारे को शेयर हो जाती है। तो हमें हमेशा जो बीच का जो चैनल पार्टनर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, हमेशा हमारे को उससे कम्युनिकेट करना है। तो अब अपने पास दो जने कम्युनिकेट करने के लिए, एक तो बैंक, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर। बस अब आप अपने अपने मोबाइल खोलो, मैंने आपको एक एसओपी भेजी है बैंकों के संबंध में। हमारे विभाग के द्वारा एटीएस एंड एसओजी ने एक एडवाइजरी जारी करी है जो कि एसओपी है। एसओपी मैं आपको फिर से बताऊं कि स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर। अब इसको हम खोल के और इसको पढ़ेंगे। खोलें उसको, फर्स्ट पेज निकालें, 11 पेज की एसओपी है। इसका विषय पढ़ के बताएं गिराज जी, इसका विषय पढ़ो एसओपी का। विषय बैंक द्वारा एलईए का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? एलई का मतलब है लीगल एनफोर्समेंट एजेंसी। लीगल एनफोर्समेंट का मतलब है कानून प्रवर्तन वाली संस्थाएं या एजेंसी, कानून को प्रवर्तित कराने वाली, कानून को लागू कराने वाली। तो इसके अंदर पुलिस प्रथम स्थान पर है। हम पुलिस वाले कानून को प्रवर्तित कराने वाली एक एजेंसी है। तो बैंक द्वारा एलईए मतलब पुलिस को सूचना दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में एसओपी। एसओपी का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर। ठीक है, ये हमारे एसपी साहब ने हमारे को सर्कुलेट किया था। पेज नंबर 1 है। अब आप अगले पेज नंबर 2 पे जाइए। पेज नंबर 2 श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एसओजी के द्वारा जारी किया गया है। इसका भी सब्जेक्ट यही है। एसओपी के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार है। एनेक्सर 1 पढ़िए आप। क्या सभी ने खोल लिया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? एनेक्सर 1 में मुकेश जी आप पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है धीरे धीरे। सामान्यतया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा बैंक से प्रकार की सूचनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, देखो अब इसमें आपको ये सीखने की चीज है कि हम लोग बैंक से कौन कौन सी सूचनाएं चाहते हैं। नंबर 1 रिकॉर्ड। सबसे पहले हम कहते हैं बैंक का रिकॉर्ड प्राप्त करना है। जैसे क्या होता है? स्टेटमेंट और अकाउंट की डिटेल्स। नंबर 2 सूचना भौतिक दस्तावेज। भौतिक दस्तावेज क्या होता है? जैसे उसने कोई एफडी करा रखी है तो एफडी का प्रपत्र हो गया या उसका एओएफ। एओएफ से आप हैबिचुअल हो जाइए थोड़े से। एओएफ का मतलब है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। इसको हम शॉर्ट में हमेशा लिखेंगे एओएफ। जो उसने प्रथम बार बैंक में खाता खुलाते समय जमा करवाया था फार्म, वो हमेशा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक में खाता खुलाते समय हो सकता है आदमी को पता नहीं हो कि मैं भविष्य में अपराध करूंगा, तो उस टाइम वो सारी सूचनाएं अपनी सही देता है और बाद में अचानक से अपराध कर देता है, तो उसकी सारी सही सूचनाएं हमारे को बैंक से मिल सकती है। नंबर 3 सूचना जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जैसे अकाउंट फ्रीज करवाना। अकाउंट फ्रीज कराने का पावर किसको है? हमारे को है। लेकिन अकाउंट को डीफ्रीज हम नहीं कर सकते। डीफ्रीज का मतलब वापस चालू करवाना। वापस चालू का आदेश कोर्ट से लेना पड़ेगा अगले, ये ध्यान रखना। अकाउंट फ्रीज करवाना पुलिस करवा सकती है, लेकिन अकाउंट को डीफ्रीज पुलिस नहीं कराएगी कभी भी। अपरिहार्य परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों के आदेश से कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति बन जाए तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद में अकाउंट डीफ्रीज हो सकता है। बाकी कोर्ट के आदेश के बिना अकाउंट वापस डीफ्रीज नहीं करवाते। अगला पॉइंट है, तो आपको ये समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया ना पूरा? अकाउंट
भौतिक दस्तावेज, स्टेटमेंट और अकाउंट फ्रीज करवाना। नंबर 4 है पीएमएलए के तहत साइबर क्राइम के संबंध में सूचना। इसका मतलब है कि कोई भी साइबर क्राइम होने के बाद में जो सूचना जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे दी जाती है 1930 नंबर पे, 1930 ही है, 1930 नंबर पे जो साइबर क्राइम की रिपोर्ट की जाती है उसके संबंध में सूचना देना। एनेक्सर 1 में उसके बारे में एसओपी लिखी हुई है कि इसमें किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है सूचना दस्तावेज की उपलब्धता। सूचना और दस्तावेज कहां से उपलब्ध हो सकते हैं? गृह शाखा है, होम ब्रांच है सेक्रेटरीट में, अन्य ऑफिस जैसे केंद्रीय ऑफिस, प्रधान कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय। नंबर 3 रिकॉर्ड रूम, अभिलेखीय केंद्र। नंबर 4 कोर्ट डीआरटीएस में। नंबर 5 एलईए के साथ में। नंबर 6 बैंक की प्रतिधारण पॉलिसी अनुसार नष्ट किया जा सके। मतलब इसका मतलब यह है कि किस किस को बैंक सूचना प्रोवाइड कराता है। तो बैंक के रिकॉर्ड को उपलब्ध करवाता है, हमारे को करवाता है, कोर्ट को करवाता है, अभिलेखागार को करवाता है। तो बैंक किस किस को सूचना उपलब्ध करवाता है उसके संबंध में पूरी पूरी एसओपी प्रकाश डालेगी। चाही गई सूचना की एज प्रोफाइल। अब आपको यह पता होना चाहिए कि बैंक के 200 साल पुराने रिकॉर्ड दे देगा क्या? हमारे को यह भी पता होना चाहिए कि बैंक कितने साल पुराने रिकॉर्ड दे देगा। तो नंबर 1 है 5 साल से कम के रिकॉर्ड, एज प्रोफाइलिंग होती है। उससे क्या स्तर बदल जाता है। जैसे हमारे नहीं होता क्या, 2 साल से पुराना रोजनामा नष्ट कर देते हैं या इतने साल से पुरानी फाइल रिकॉर्ड में जमा हो जाती है, वैसे इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी बैंक ने बना रखी है। एक तो 5 साल से कम, वो सीधा बैंक दे देगा। 5 साल से अधिक और 10 साल, यह आपको बैंक की हेड ब्रांच से लेना पड़ेगा। और 10 साल से अधिक का रिकॉर्ड है बैंक के अभिलेख से आपको लेना होता है। तो इस संबंध में कार्रवाई संबंधित बैंक का नोडल अधिकारी करेगा। ये केवल प्रोफाइलिंग है, आपका वर्गीकरण है कि आप 3 प्रकार से सूचनाओं को बांट सकते हैं। अधिकतर साइबर क्राइम में 5 साल से कम का ही है, तो हमारे 99.99% काम एक ही प्रोफाइल आती है 5 साल से कम। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम होता है तो उसका त्वरित खुलासा किया जाता है और ये सारे अकाउंट तुरंत ही बनाए होते हैं, फर्जी अकाउंट होते हैं ज्यादातर। तो हमारे को एक प्रोफाइल में ही रहना है और अपरिहार्य परिस्थिति तो आगे की प्रोफाइल भी। आगे अब ये एसओपी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सूचना ओब्लिक दस्तावेज ओब्लिक रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाने हेतु बैंक द्वारा एपेक्स लेवल पर, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर के लेवल पे, जैसे एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं अपन, समझ रहे हैं आप? तो सर्वोच्च लेवल पर एक नोडल अधिकारी सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट एसपीओसी के रूप में नियुक्त किया जाए। जैसे एकल खिड़की है जहां सारे काम, राजस्थान सरकार ने एकल खिड़की शुरू करी थी, इसी प्रकार से एकल नोडल अधिकारी है, वो एक ही नोडल अधिकारी जो पूरे राजस्थान में एसबीबीजे संबंधित सूचना देगा। एक नोडल अधिकारी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की सूचना देगा। सबके बैंकों के अपने अपने एपेक्स लेवल पे अधिकारी है। नंबर 2, बैंक द्वारा एलईए को सूचना मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या पुलिस को सूचना दस्तावेज रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाने हेतु अलग से ईमेल आईडी बनाई जाए। उन्होंने एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी बना रखी है, वो केवल पुलिस से कम्युनिकेशन के लिए ही बना रखी है। अब सूचना का भाव यह है कि हम लोगों को यह नहीं पता कि वो ईमेल आईडी कौन सी है। इसके अभाव में हमारे को यह पता नहीं पड़ता कि हम बातचीत किससे करें, कौन हमारे को रेस्पॉन्स फर्स्ट देगा। इस ईमेल आईडी के बारे में यदि आपको जानकारी हो और आप इससे यदि कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको तुरंत रिकॉर्ड मिलता है, तुरंत सारी चीजें मिलती है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने साइबर क्राइम को बहुत गंभीरता से ले रखा है और अलग से पूरा सिस्टम सेट कर दिया है। हमारे प्रॉब्लम यह आती है हम रूटीन वाले चैनल से जाते हैं, बैंक के मैनेजर के पास जाके रिकॉर्ड मांगते हैं। अरे भाई, बैंक के मैनेजर के पास रिकॉर्ड मांगोगे तो उसको तो खुद को ही नहीं पता साइबर क्राइम के संबंध में उसका बैंक क्या कर रहा है। इधर आपको नहीं पता साइबर क्राइम के संबंध में आपको कैसे प्रतिक्रिया करनी है। तो साइबर क्राइम के संबंध में प्रतिक्रिया प्रणाली बिल्कुल अलग है, आपको भी इस बात का पता होना चाहिए। तो आप उनके जो साइबर क्राइम के लिए अलग से नोडल अधिकारी बैठा रखा है उससे बात करेंगे तो वो साइबर क्राइम की गंभीरता के मुताबिक तुरंत आपको रेस्पॉन्स करेगा। जो बैंक का रिकॉर्ड आपको 20-20 दिन तक नहीं मिलता, वो आपको मेल पे 1 दिन में सारा का सारा मिल जाएगा। चाहे आंध्र प्रदेश की बैंक हो, चाहे महाराष्ट्र की बैंक हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बैंक हो, किसी आदमी को जाने की जरूरत है नहीं है। समस्या यही आती है कि हमारी पुलिस ये सोचती है कि यार जम्मू कश्मीर आदमी को भेजना, जम्मू कश्मीर जाकर आदमी रिकॉर्ड लेके आएगा। पुलिस के पास अपने सीमित संसाधन है, उसके अनुसार पुलिस काम करती है। लेकिन आप लोगों को अपडेट होने की बहुत जरूरत है कि इसके लिए एक अलग से प्रणाली तैयार की जा चुकी है और उससे हमारे को कम्युनिकेशन करना है, हमारे को रेस्पॉन्स मिलेगा। साइबर क्राइम में यदि ये टाइम लगने वाला है पुलिस के हिसाब से,
तो यदि आपको नई प्रतिक्रिया प्रणाली की यदि जानकारी हो तो ये टाइम एटलीस्ट कम होते 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 ये हो जाएगा, इतना सा टाइम हो जाएगा। और हमेशा आप याद रखिए साइबर क्राइम में रेस्पॉन्स टाइम का ही खेल है, सारा का सारा खेल ही टाइम कम समय में कितना बैंक जोरदार रिस्पॉन्स आप कर सकते हैं, उस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। तो आपको कभी भी भविष्य में जब कम्युनिकेट करना है तो आप उनकी जो डेडिकेटेड साइबर क्राइम के लिए डेडिकेटेड जो नोडल अधिकारी की मेल एड्रेस है, आप हमेशा उस पर ही 91 सीआरपीसी का नोटिस भेज के कम्युनिकेशन करें, ना कि बैंक को फिजिकली रूप से अप्रोच करें। क्लियर? आगे बढ़े। नंबर 3 एसपीओसी। एसपीओसी का मतलब समझ गए? सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एकल खिड़की, एक व्यक्ति जो उस बैंक की तरफ से हमारे से बात करने के लिए अधिकृत है, तो इसको अपन आगे एसपीओसी बोल रहे हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द्वारा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से प्राप्त अनुरोध को आवश्यक कार्रवाई हेतु गृह शाखा में भिजवाया जाए। इनकी जो होम ब्रांच है, होम ब्रांच गृह शाखा से मतलब क्या समझते हैं आप? जैसे सपोज कीजिए मेरा खाता एसबीआई की नवलगढ़ ब्रांच में है और मेरे खाते में कोई साइबर क्रिमिनल के द्वारा पैसा जमा करवा दिया गया और उसके संबंध में एफआईआर आंध्र प्रदेश में दर्ज हो गई, तो आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का जो पुलिस अधिकारी है वो आंध्र प्रदेश के नोडल अधिकारी को, एसबीआई के नोडल अधिकारी को मेल देगा। वो नोडल अधिकारी मेल को सीधा कहां भेजेगा? नवलगढ़ के होम ब्रांच में, क्योंकि मेरी होम ब्रांच कौन सी है? नवलगढ़। पैसा मेरे खाते में यदि जमा हुआ है तो वो सीधा का सीधा मेल किसको डालेगा? नवलगढ़ वाले होम ब्रांच को, क्योंकि इसको गृह शाखा आप यूं समझिए, जिस खाते में पैसा जमा हुआ है उसका खाता कौन सी शाखा में खुला हुआ है वो शाखा क्या कहलाती है? गृह शाखा, होम ब्रांच। ठीक है। बैंक की शाखाओं द्वारा रिकॉर्ड हेतु रजिस्टर का संधारण किया जाए, वो सब इस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं कि कौन सी नोडल एजेंसी के द्वारा, कौन सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा कब कब कौन से अकाउंट का रिकॉर्ड मांगा गया और हमारे द्वारा किस डिस्पैच नंबर के द्वारा, किस मेल के द्वारा वो रिकॉर्ड भिजवाया गया। ये उनके लिए एसओपी है, हमारे लिए नहीं, उनके लिए। बैंक वाले इसको एक रजिस्टर में बनाएंगे। बैंक द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, बैंक द्वारा अकाउंट फ्रीज या होल्ड करने की स्थिति में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को उसी दिन सूचित करना। अब इसको प्रैक्टिकल तरीके से आप यूं समझिए, मेरे पास अभी एक आदमी आता है 8:30 पे, 8:40 पे मैंने एक मेल डाल दिया कि इस खाते को फ्रीज किया जाए, इसमें 4 लाख रुपए पड़ा है जो कि साइबर क्राइम से संबंधित है। तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो मेल को प्राप्त करते ही एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसको तुरंत अविलंब फ्रीज करे, फ्रीज करके वापिस हमारे को बताएंगे सर इसको फ्रीज कर दिया गया और इसका अकाउंट बैलेंस सो एंड सो। उसकी कॉपी निकाल के हमारे को हमारी फाइल में लगा लेनी है, क्योंकि जब रिकवरी का टाइम आएगा तो उसी फ्रीज खाते में से पैसे निकलवा के कोर्ट देगी, हमारे को नहीं निकलवाना है पैसा उसमें से, कोर्ट के आदेश से पैसा निकलवाया जाकर प्रार्थी को दिलवाया जाएगा। यदि वो पैसा इसके गए हुए पैसे से संबंधित है तो हो सकता है उसके अंदर उसका खुद का पर्सनल पैसा पड़ा हो या अन्य किसी अकाउंट से साइबर फ्रॉड का पैसा पड़ा हो, तो ये निर्धारित कोर्ट को करना है, हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम केवल फ्रीज करा के अकाउंट को होल्ड करा सकते हैं, पैसे नहीं निकलवाने। अपने स्तर पे कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा, उसमें पैसे निकलवा के परिवादी को दे दे, नहीं, गलत बात। आप केवल होल्ड करेंगे, पैसे दिलवाने का काम कोर्ट का है। नंबर 6, यदि चाहे गए दस्तावेज बहुत समय पहले के हैं जिन्हें खोजने में अधिक समय लगेगा या दस्तावेज बैंक की पॉलिसी के अनुसार नष्ट किए जा सकते हैं, तो बैंक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को ऐसी स्थिति से अवगत करवाएगा। ये आ गया आपको समझ में बात? तो ये हमारी एसओपी थी। अब आगे के जो पन्ने हैं वो एमएचए द्वारा जारी गाइडलाइन के हैं, तो वो हमारे से अभी रिलेवेंट नहीं है, वो आपको जब समय आएगा जब पढ़ाए जाएंगे। अब इसको आप बंद कर दें, इस फाइल को। अब नेक्स्ट अपन ये चलेंगे कि आपको कम्युनिकेशन कहां पर करना है। अब आपका मोबाइल खोल लीजिए, आप मोबाइल के अंदर मैंने एक फाइल डाली है, बैंक नोडल अधिकारी करके। ऑल बैंक्स नोडल करके एक फाइल है पीडीएफ की, आप इसको खोलिए, इसको जूम कीजिए। अब आप इसमें उन बैंकों के नाम पढ़ोगे जो बैंक का नाम आपने कभी भी सुना नहीं, आपको पता ही नहीं वो बैंक भी अस्तित्व में है क्या। इसके अंदर तकरीबन 32 बैंकों के नाम है, 32 बैंकों के नाम है। पहले कॉलम में
दूसरे में नेम ऑफ नोडल ऑफिसर है, उस बैंक के नोडल ऑफिसर का नाम है, यदि आप व्यक्तिगत रूप से उससे बात करना चाहें उसके कॉन्टैक्ट नंबर है, उसका ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस कौन सा है जिस पे आपको उसको मेल करना है, अकाउंट फ्रीज करने का मेल हो, चाहे दस्तावेज मंगाने का 91 सीआरपीसी का मेल हो, और ये मेल हमेशा आपके किसी भी पर्सनल आईडी से या आपकी जो पर्सनल सरकारी आईडी है गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण से उससे नहीं किए जाएंगे। ये केवल थाने की, सीओ ऑफिस की या एसपी ऑफिस की जो ऑफिशियल ऑफिस की मेल आईडी से ही किए जाएंगे, जो कि rajasthan.gov.in की बनी हुई होनी चाहिए। थाने का भी कोई जीमेल का एड्रेस है या हॉटमेल का एड्रेस है या याहू मेल का एड्रेस है, उससे कोई रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। ये केवल राजस्थान सरकार के डोमेन से बने .gov.in से ही रेस्पॉन्स करेंगे, उसके अलावा कभी भी रेस्पॉन्स की अपेक्षा इनसे आप नहीं करें। आपके मेल का अन्य किसी से मेल से किया हुआ जवाब नहीं आएगा। ये हमारे को हमारी मेल आईडी से पहचानते हैं, और जो इनके पास आपने मेल आईडी देखी उससे मेल गया तो ये जवाब देंगे। इनके पास लिस्ट में जो मेल आईडी नहीं है सरकारी विभागों की, उस पर रेस्पॉन्स कभी नहीं करते। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ठीक। नेक्स्ट, नंबर 1 पे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नंबर 2 पे कॉरपोरेशन बैंक, नंबर 3 पे यूनियन बैंक, नंबर 4 पे आंध्रा बैंक। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको पता पड़े बैंक के कौन कौन सी है। कैनरा बैंक, इसमें हेड ऑफिस का एड्रेस है, इसके हेड ऑफिस से कंफ्यूज नहीं होना। हेड ऑफिस पूरे बैंकों का एक ही होता है और बाकी सब ब्रांचें होती है पूरे देश में, ठीक है। नाबार्ड, नाबार्ड एक सरकारी बैंक था जो कि छोटे छोटे वित्त देता था लोगों को, लघु उद्यम इकाइयों के लिए, वो नाबार्ड है। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, विजया बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीबीजे, बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीबीजे अब भाई मर्ज हो गया है, ठीक है, एसबीआई में मर्ज हो गया है, तो इसलिए आप जो बैंक यदि मर्ज हो चुकी है उसको आप दूसरे में कन्वर्ट कर दें। आप समझ रहे? बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय महिला बैंक, आईडीबीआई बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ये नाम किसी ने नहीं सुना होगा, सुना क्या? लेकिन ये भी जितने भी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ट्रावनकोर, ये सब एसबीआई में मर्ज हो चुके हैं। अब इसका मेल सबका एसबीआई को ही जाएगा, ये बंद हो चुकी है ब्रांचें या कन्वर्ट हो चुकी है। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक को तो बोलते हैं ना जिसको, वो धनलक्ष्मी बैंक, पल्लवन ग्राम बैंक सलेम, सेवा हरियाणा ग्रामीण बैंक रोहतक, ऐसे करके बैंकों के कुछ एड्रेस हैं। तो इनके आगे आपको सबको मैंने ये प्रोवाइड करा दिया है। अब इसके अलावा बैंकों के एड्रेस अपने पास नहीं है। कोई तकलीफ आती है तो बैंक के नोडल अधिकारी के नंबर है, आप उससे बात कर सकते हैं कि सर मेरा मेल दिया था, आज 3 दिन हो गए, मेरे को जवाब नहीं मिला। तो ये चीज हमारी चीज साइबर क्राइम को आसान बनाती है। अब इसके बाद में अब मैं आपको नेक्स्ट एक मैसेज कर रहा हूं, देखो मोबाइल में। मैंने आपको एक लिस्ट शेयर की है, इसमें अपडेटेड लिस्ट ऑफ पेमेंट गेटवेज है। खोलें इसको, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? पेटीएम। इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑफ गेटवे। गेटवे का मतलब क्या होता है? आपने एक शब्द सुना हो, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे, रास्ते पे बना हुआ गेट। गेटवे का क्या मतलब है? रास्ते बना हुआ गेट ऑफ इंडिया, इंडिया का गेटवे। तो ये गेटवे हैं संबंधित मोबाइल कंपनी के। यदि गेटवे का मतलब है कि उस संस्था में, उस देश में घुसने के लिए उस गेट में से गुजरना ही पड़ेगा और वहां पे सारा लेखा जोखा रखा जाएगा। वहां से जो चीज इन हो रही है उसका लेखा जोखा और आउट हो रही है उसका लेखा जोखा। तो इसलिए पेमेंट गेटवे वो चीज है जो हमारे को सारी सूचना उपलब्ध करवाती है। पेटीएम से जब हम बात करते हैं तो एक गेटवे से होके एक सारी चीजें जाती है और वापस वहां से निकल के आती है। वहां पे गेटवे पे सारा हिसाब किताब रखा जाता है कि कितना पैसा अंदर गया, कितना पैसा बाहर आया, किस मोबाइल नंबर से गया, किस मोबाइल नंबर से आया, किस आईपी एड्रेस से गया, किस आईपी एड्रेस से आया। तो हमारे को जब इन्वेस्टिगेशन करना होता है, किसी का पैसा वापस लाना होता है, तो हमारे को इन सब सूचनाओं की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये सारे के सारे जो गेटवे हैं, अब हमारी समस्या ये है कि पुलिस बात किससे करे। तो बात किससे करे, तो इसके लिए आपको एक सूची बना के हमने गेटवे की सूची उपलब्ध करवा दी। अब आप इसको देखें, इसके अंदर गेटवे का नाम है,
समझने के लिए। मोबाइल नंबर है, एक अधिकारी को बैठा रखा है जो आपको कोई तकलीफ आएगी तो आपको असिस्ट करेगा, नोडल ऑफिसर उसको बोलते हैं। उनका नाम दे रखा है, नोडल ऑफिसर का नाम क्या है, और उनका भी ईमेल आईडी दे रखा है। कोशिश ये करें आप हमेशा ईमेल से बात करें। ईमेल से बात करने में लोग कंफर्टेबल होते हैं, काम बहुत ज्यादा होता है इनके पास, तो ईमेल का रिप्लाई करने के लिए इनके पास बैकएंड एंड सपोर्ट टीम होती है, तो वो अपने को बहुत फास्ट रिप्लाई करती है। फोन हमेशा एक आदमी रिसीव कर सकता है। मुझे थाने पे कोई चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक ही फोन पे सब फोन करेंगे तो कॉल सेंटर हो गया, कॉल सेंटर हो गया। अब मैं आपको काम डिस्ट्रीब्यूट कब करूंगा, फोन सुनूंगा तो। इससे बेहतर है कि मेल पे मुझे सूचना प्राप्त हो तो बैकएंड टीम जो मेरी 5-6 आदमियों की टीम बैठी होती है वो सारा का सारा डेटा निकाल कर उनको रिप्लाई दे देगी। तो मेल पे हमेशा आप कम्युनिकेशन करें, कभी भी डायरेक्ट फोन पे नहीं करें। फोन पे जब भी करें जब बहुत ज्यादा कोई अर्जेंसी हो, बहुत ज्यादा कोई अर्जेंसी हो, बड़ी वारदात हो। पहले देखें, अब गेटवे के नाम पढ़ के बताता हूं मैं आपको। पेटीएम, फ्लिपकार्ट, फ्रीचार्ज, मोबिविक, shopclose.com, सीसीवी एवेन्यू, स्नैपडील, एटॉम, टाटा स्काई। जैसे टाटा स्काई के रिचार्ज करा दिया किसी ने साइबर क्राइम में, अब आपको पता ही नहीं टाटा स्काई से कैसे बात करें, तो इसमें टाटा स्काई का नंबर दे रखा है। वो नंबर नहीं है जो लोगों के लिए उपलब्ध है, ये विशेष नंबर है जो हमारे पुलिस वालों के लिए उपलब्ध है। समझ रहे हैं आप बात को। टेक प्रोसेस, बिल डेस्क, ईबे। ईबे एक वेबसाइट है जो कि क्रय विक्रय करती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। रिलायंस डिजिटल, सिट्रस पे, बुक माई शो। बुक माई शो वो वेबसाइट है जो कि टिकट बुक करती है आपके सिनेमा देखने के लिए, या कोई भी कोई शो हो रहा हो ना, लाइव शो, इवेंट शो, उसके लिए। मेक माई ट्रिप, आप जब बाहर घूमने जाते हो उसके ऊपर जो पैकेज दिया जाता है आपको घूमने के लिए, करने के लिए, पैकेज के नाम पे धोखाधड़ी होती है। मेक माई ट्रिप के आपको जहां से दिए जाते हैं, तो जब सूचना लेनी है तो यहां से लेनी है। आइडिया मनी, एयरटेल मनी, ऑक्सीजन, एसबीआई बडी। एसबीआई बडी वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे को एसबीआई से लेन देन करने के लिए मोबाइल में सुविधा प्रदान करता है, एसबीआई बडी। अमेजन पे सब जानते ही हैं। ओला कैब्स, कई बार ऐसा होता है कि कोई अपराधी ओला या उबर में बैठ के जाता है, हमारे को कहीं सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, तो ओला कैब से हम पूछ सकते हैं कि इस लोकेशन से कितने बजे इसको पिकअप किया गया था। अब ये सूचना आपको कौन देगा? हम बावलों के जैसे उस टैक्सी के नंबर को ढूंढने की कोशिश करते, सीसीटीवी ढूंढते, ऐसा नहीं है। ओला कैब की बुकिंग होती है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन होती है, आप ओला कैब से मेल पे डायरेक्ट डालेंगे तो सारी सूचना आपको इजीली उपलब्ध हो जाएगी। काम करना स्मार्ट तरीके से करना है। एम पैसा मोबाइल पैसा वोडाफोन का सिस्टम है, आपको ध्यान हो तो। एफएक्स स्मार्ट है, और क्यूबेक क्यू है। गूगल है, गूगल तो आप जानते ही हैं। सुपरसेल है, जेपस है, मिंत्रा है। मिंत्रा पे आप शॉपिंग करते हो, मिंत्रा पे भी कोई शॉपिंग हो जाए और कोई अपराध हो जाए तो मिंत्रा से आप कैसे बात करेंगे, उसके लिए वो हमारे से गवर्नमेंट अथॉरिटी से कौन से मेल से एड्रेस से बात करती है वो दे रखा है। हेल्प चैट है, और चुप जीवा है। तो ये आपको मैंने खूब सारे एक जगह उपलब्ध करवा दिए, इनके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो बच गया हो, तो आपको एक लिस्ट में सारे प्लेटफॉर्मों की सूचना दे दी। जब आपको कोई साइबर क्राइम रिपोर्ट हो तो आपको इसके ईमेल पर उसको रोकने के लिए एक नोटिस बना के भेजना। नोटिस कैसे बनाया जाएगा? नोटिस हमेशा इंग्लिश में बनाया जाएगा। नोटिस बनाना आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा, अभी केवल आपको इसकी जानकारी दी जा रही है। नेक्स्ट, तीसरा पेज देखिए। अब 8 पेज का डेटा है, इसमें तीसरा पेज देखिए। कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ मोबाइल, ईमेल, बैंक सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इसमें भारतीय एयरटेल का कौन नोडल लगा हुआ है, उसके मोबाइल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, एयरसेल का क्या है, बीएसएनएल का क्या है, आइडिया का क्या है, गूगल का क्या है, याहू का क्या है, व्हाट्सएप का क्या है, फेसबुक का क्या है, ये सारा आपको 3 नंबर पेज पर उपलब्ध करवा दिया गया है। नेक्स्ट पेज 4 नंबर पेज देखिए। 4 नंबर पेज पर आपको फिर से बैंकों की, जो मैंने आपको पहले बताया था, फिर से बैंकों की सभी की आपको ईमेल आईडी उपलब्ध करवाई गई है, और ये बहुत विस्तृत ईमेल आईडी है। इसमें अलग से साइबर सेल की जो 6 नंबर पेज है, 6 नंबर पेज पे सबसे लास्ट में देखिए आपको साइबर सेल लखनऊ, साइबर सेल दिल्ली, साइबर सेल आगरा, साइबर सेल नोएडा के भी ईमेल आईडी डायरेक्ट उपलब्ध करवाए गए हैं। ये जो बड़े महानगर है इसके अंदर पुलिस के अलग से साइबर सेल बने हुए हैं। एसबीआई बैंक के कोई एटीएम से संबंधित हो जाता है तो एटीएम के संबंध में अलग से लीगल डेस्क बनाई हुई है, और एप्पल कंप्यूटर है तो एप्पल कंप्यूटर की अलग बनाई हुई है।
अच्छा, अब आप इसके आगे 7 नंबर पेज पे आइए। अब देखिए इंटरनेट कई प्रकार चला जाता है, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को, इधर देखिए। इंटरनेट ना केवल एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, जियो उपलब्ध करवाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट भी दुनिया भर के हैं जिन्होंने ब्रॉडबैंड की लाइनें बीएसएनएल से लीज पे ले रखी है और अपनी प्राइवेट कंपनी से वो नेट को प्रोवाइड कराते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट को प्रोवाइड कराते हैं। तो काफी लोग इसकी भी सेवा लेते हैं। जब हम अनुसंधान करते करते प्राइवेट नेट पे पहुंचते हैं और पता पड़ता है कि ये जो, जैसे मान लो टिपकोना का इंटरनेट था, तो टिपकोना से आप कहां बात करेंगे, आपको पता ही नहीं है, पुलिस को अभी सिखाई नहीं गया टिपकोना क्या चीज है, समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको इस लिस्ट में ढूंढ लेना है टिपकोना नाम की कौन सी चीज है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इसके आगे इसका मेल दे रखा है। तो आपको अब आगे वहां पर बात करनी है, उसके नोडल अधिकारी का नंबर दे रखा है कि मेरे को उससे बात करके डेटा, संबंधित डेटा लेना है, जो कि आपकी वारदात के खुलासे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अंदर सोनी, निम्बज, स्काइप, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, सभी के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नंबर, ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। आप इसको सेव रखें भविष्य के लिए। बैक हो जाए इससे। दूसरी वाली फाइल खोलें, ऑल नोडल मोबाइल नंबर। ये वाली जो फाइल खोलेंगे जिसमें रंग बिरंगा है, इसमें इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की लिस्ट है। इसमें जो कंपनी का नाम दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखे हैं, नेम दे रखा है नोडल का, और उसकी ईमेल आईडी फिर से प्रोवाइड कराई गई है। ये सबसे पहले तो वोडाफोन, नोडल, एमटीएस, बीएसएनएल इनका है, ठीक है। फिर से ये पेटीएम, नोडल, फ्री चार्ज, मोबीविक वगैरह, एसबीआई पे, इसमें भी कुछ अलग से जोड़ दिए गए हैं। एक 26 नंबर पे देखिए 197, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 197 जो है क्या है आपको पता है? 197 वो कंपनी है जो पेटीएम को चलाती है। तो पेटीएम से संबंधित जब भी आप बात करेंगे तो आप 197 नाम की कंपनी को नोटिस देंगे, ना कि पेटीएम को। पेटीएम तो एप्लीकेशन का नाम है, कंपनी का नाम क्या है? 197। तो ये काफी डिटेल में आपको उपलब्ध करवाया गया डेटा। अच्छा, अब आप आगे आ जाइए, 10 नंबर पेज पर आ जाइए। 10 नंबर पेज पे लिखा हुआ गेटवे कोड। गेटवे कोड, जब पैसा बैंक से डायरेक्ट बिल डेस्क पे, फ्री चार्ज पे, एसबीआई पे यू पे, मोबीविक पे ट्रांसफर होता है उस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको हमेशा बैंक के स्टेटमेंट में कुछ कोड दिखाई देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता रामायण की ये है क्या चीज, तो आपको इसमें ये कोड बताएं, बैंक स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाए, बैंक स्टेटमेंट में कैसे पता लगे उसका पैसा कहां गया। तो ये कोड आपको देखो दिखा रखे हैं, ये कोड है। ये कोड आपको याद नहीं करने के, लिख के अपने पास रखने हैं। जब बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन करें तो इन कोड को तलाश करें। यदि ये कोड मिलते हैं तो इसके सामने लिखी हुई कंपनी के पास पैसा गया है और उस कंपनी से हम कम्युनिकेशन करें, उस कंपनी का एड्रेस भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, वो आपको आगे की डिटेल्स उपलब्ध करवाएगा। काफी बार अज्ञानता रहती है कि बैंक में साहब ये नंबर लिखे हुए आगे, अब क्या पता लगे इसका। आप बैंक मैनेजर के पास जाते, बैंक मैनेजर को भी दुर्भाग्य से कई बार पता नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के आते हैं बैंक मैनेजर के पास, तो वो भी हमारे को जानकारी नहीं दे पाते और हमारी लिमिट खत्म हो जाती है पुलिस की, पुलिस वापस लौट के आ जाती है। तो आपको वापस लौट के नहीं आना, आपको खुद की इंटेलिजेंसी से इस डेटा को देखते हुए, और आपको बैंक मैनेजर को भी गाइड करना है, और आपको खुद भी अपनी वारदात में गाइड होना है, और अन्य साथी उसको गाइड करना है कि भैया ये पैसा वहां पर गया है। हमेशा ध्यान रखें, जहां पैसा जा रहा है वहां मनी की चेन बनानी बहुत जरूरी है। कहां से पैसा शुरू हुआ, किस किस के हाथ में गया, लास्ट डिलीवरी कहां हो रही है, उसके बिना न तो कोर्ट से हम उसको सजा दिला पाते हैं, नहीं हम उस चीज में अनुसंधान कर पाते हैं। आगे आ जाइए आप, ग्रीवियंस रिड्रेसल। ग्रीवियंस का मतलब समझते हैं? शिकायत। रिड्रेसल मतलब ये है कि किसको करें, ठीक है। तो चीफ ग्रीवियंस ऑफिसर है, ये जो अपने ग्रीवियंस है उसकी निगरानी करते हैं कि समय पर हमारे को सूचना मिल रही है या नहीं मिल रही। कई बार ऐसा होता है बैंकों से, इनसे भी हमारे को काफी देरी से सूचना मिलती है, तो काफी देरी सूचना मिलती है तो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर से बात करेंगे, सर मेरे को 6 दिन हो गए आज तक सूचना नहीं थी। इनकी बनी हुई लिमिट है 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे, उसके भीतर भीतर इनको सूचना देना जरूरी है। जैसे आप सीडीआर मांगते हो तो सीडीआर के भी निश्चित टाइम एंड ओवर बने हुए हैं, उसमें सूचना मिलनी चाहिए। ये अलग बात है कि व्यवहारिक तौर पे काफी ज्यादा दबाव जब होता है तो सूचना थोड़ी लेट मिलती है, परंतु यदि हम उसको इंडिकेट करें और रिड्रेसल ऑफिसर को यदि हम बताएं, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को, तो वो सूचना कुछ जल्दी मिल जाती है। तो ये आपको मैंने अब
ये जो जानकारी दी, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आप समझोएंगे कैसे। अब आपके पास ये सारी जानकारी है, मैंने आपको समझा दी। अब आपको सबसे पहले कोई भी हमारा परिवादी आता है, सीधे सरल शब्दों में समझो, कोई भी परिवादी आता है सबसे पहले तो उसकी लिखित सूचना लेनी है। लिखित सूचना लेने के बाद में वो साथ में आपको स्क्रीनशॉट या वो देगा, उसके अंदर यूपीआई नंबर या संबंधित जानकारी होगी, फोन पे गया, किस पे गया, जिस भी एप्लीकेशन को देखो, फोन पे गया, किस चीज से गया, व्हाट्सएप से गया, किससे गया, संबंधित नोडल से कम्युनिकेशन करो, 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी करो। नोटिस जारी करने के बाद में आपको वहां से काफी सारी सूचनाएं मिलती है। सूचनाएं वही मिलती है जो आप मांगोगे। तो किस प्रकार के साइबर क्राइम में क्या क्या सूचनाएं मांगी जाए, ये अलग विषय, ये अलग विषय जो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो वो आप जब उसको 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी करके मेल कर देंगे तो उस मेल का आपको एक जवाब प्राप्त होगा। वो जो जवाब प्राप्त होगा उसके आधार पे हमारे अनुसंधान की दशा और दिशा निर्धारित होगी और सफलता के जो सूत्र हैं उसी जवाब में छुपे हुए होते हैं, जिससे हम आगे का अनुसंधान करेंगे। आज के लिए, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आपको जो डेटा उपलब्ध करवाया गया है उसको आप देखें, पढ़ें इस क्लास के बाद में, और आपको कोई समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से संपर्क करें, और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से नोडल ऑफिसर्स को 91 सीआरपीसी के नोटिस जारी किए जाएं, बैंक कंपनियों को कैसे किए जाएं, प्राइवेट जो ये जो चैनल पार्टनर है इनको कैसे किए जाएं, और जो आईएसपी जो होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उनको कैसे किए जाएं, और जो हमारे को सीडीआर उपलब्ध करवाते हैं उनको कैसे किए जाएं। तो 91 सीआरपीसी के 3-4 प्रकार से नोटिस, अकाउंट फ्रीज कराने के लिए आप किस प्रकार का लेटर निकालेंगे, तो वो सारे के सारे निश्चित फॉर्मेट है, उनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में कल जानकारी दी जाएगी इसी समय। धन्यवाद।